चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर क्या मतलब एक कैलकुलेशन फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत मदद करता है आपको इधर उधर। तो उनके कुछ 35 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, वहाँ से जो आपके कॉन्सेप्ट आपके वीक हों वो प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं। तो फटाफट एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल क्वेश्चन है, अपने से पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये तो जस्ट आपको एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना है। यहाँ तो सारे के सारे ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अगर डेसिमल के पहले कोई नॉन जीरो आ जाए, नॉन जीरो के बाद आने वाले सारे जीरो कैसे माने जाते हैं? सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर सब के सब चार के चारों नंबर सिग्निफिकेंट हैं। तो ऑल आर सिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ पर भी 4 वहाँ पर भी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास सेकेंड नंबर, ये अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितने कार्बन डाइऑक्साइड कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड विथ 16 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्सीजन। इसके साथ तो ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाइए और कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए। अब हमसे जानना चाहता है 2 मोल इसको लेकर जाएंगे, 16 ग्राम इसको लेकर जाएंगे। इसको ग्राम में दे रहा है, इसको मोल में दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करिए, जिसका मास दिया है ग्राम में उसे भी मोल में बना लीजिए। तो ये तो 2 मोल है ही, इसको बनाइए। तो मास अपॉन मोलर मास, O2 के लिए मोलर मास कितना हो जाएगा 32। तो ये ग्राम में नहीं, ये बन जाएगा मोल में। तो कितना आ जाएगा ये 0.5। दोनों का कोफिशिएंट कितना है बैलेंसिंग में 1। तो 1 से डिवाइड करिए, जिससे पता चलेगा कौन है लिमिटिंग। तो लिमिटिंग तो यही है 0.5, ये लिमिटिंग है। जो लिमिटिंग होगा वो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो 1 से 1 बनता CO2, तो 0.5 से कितना बनेगा 0.5। तो इतना मोल CO2 बनेगा। तो कितना मास बनेगा? तो बाद में मोल इंटू मोलर मास CO2 का निकाल लो, 44 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 22 ग्राम। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनता है, ये नहीं। ये तो 0.5 कंज्यूम हो जाएगा, ये भी 0.5 कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन ये कुछ बच जाएगा। कितना बन जाएगा 1.5। अगर वो पूछा होता कितना कार्बन बच जाएगा तो 1.5 मोल बच जाएगा। मास पूछता तो इंटू 12 कर देते इसका मोलर मास, तो आ जाता है इतना ग्राम। तो अभी तो पूछा था कितना अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस, तो वो कितना हो जाएगा 22 ग्राम। आंसर बन जाएगा बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो सब तो हमें ऐसे दिए गए हैं, जा करके एटम्स निकालने का सिंपल तरीका है, लिखो एटम्स लिख रहे हैं सब में हम लोग। मास अपॉन मोलर मास, सिल्वर का मोलर मास कितना दिया गया है? सिल्वर, अच्छा सिल्वर नहीं, ये गोल्ड है। तो गोल्ड के लिए नंबर कितना है 197। तो मास अपॉन मोलर मास से क्या बन जाता है मोल। मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या बन जाता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी एटॉमिसिटी से। इसमें कितने एटम्स है 1 से, तो ये बन गया एटम्स। ऐसे तुम यहाँ पर बनाओ और इसके एटम्स आ जाएंगे अपने पास। मास अपॉन मोलर मास, सोडियम का मोलर मास दिया है 23, तो ये बन गया मोल इंटू Na और Na इंटू 1। ऐसे इसमें दिखाएंगे तो यहाँ पर भी एटम्स 1 क्या है वो एटॉमिसिटी। अगर कभी एटॉमिसिटी बढ़ जाएगा तो एटम्स बढ़ जाएंगे। तो 1/7 इंटू Na इंटू 1। लास्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो वहाँ डाई एटॉमिक है, तो उसके लिए जब आप बनाएंगे एटम्स तो वो बनेगा मास 1 ग्राम है अपॉन मोलर मास, तो वो बन जाएगा 71। क्योंकि Cl2 है तो Cl2 के लिए लिखोगे तो 2 Cl बनेगा, और इंटू Na तो ये बन गया इतने मॉलिक्यूल्स इंटू 2, तो बनेगा एटम्स। तो ध्यान से देखिएगा तो ये नीचे 35.5 बचेगा, 2 से अगर डिवाइड कर दें। हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो जितने छोटे नंबर से डिवाइड करोगे वो उतना बड़ा आएगा, इसलिए सी पार्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा एटम्स के मामले में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ध्यान रखना, जिसका मोल ज़्यादा उसके एटम से ज़्यादा ऐसा नहीं है। मोल हो सकता है किसी का एटॉमिसिटी भी मैटर करता है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर अभी लिथियम के लिए ही आता है यहाँ पर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 52 U ऑफ हीलियम। मतलब ये एटॉमिक मास यूनिट लिखा होता है, जब भी कभी U लिख देगा ना तो वो एटॉमिक मास यूनिट बता रहा है। तो ये बहुत छोटे नंबर्स होते हैं। जो हीलियम का मास नंबर है वो कितना होता है 4U। मतलब अगर 4 यूनिट उसका मास होता है ना, तो उसमें कितने हीलियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम। ठीक है, या 1 एटम बोल सकते हो, क्योंकि हीलियम मोनो एटॉमिक है तो उसके मॉलिक्यूल से उसका एटम हो जाएगा। 1 एटम का मास लिखा है, ये एटॉमिक मास यूनिट होता है U। तो 1 एटम का मास 4, तो 50 U का कितना होगा? तो हमसे जानना चाहता है नंबर ऑफ एटम्स इन 50 यूनिट हीलियम। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, तो 1 U के लिए देख लो। तो 1 U के लिए नंबर ऑफ एटम्स 1/4। तो 52 एटॉमिक मास यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 52। सॉल्व करो, इसे बन जाएगा 13। तो 13 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स हैं यहाँ पर।
ठीक है। जब भी कभी U लिख देगा तो वो एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो मास नंबर से रिलेट किया करो कि वो 1 एटम का मास इतना है, तो इतने मास में कितने एटम्स होंगे हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है अपने पास 5, ठीक है। देखते हैं क्या करेंगे। इधर हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट जानना चाहता है, तो बताते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड करोगे, देखो हमें 2 मोल दिया है, 3 मोल दिया है, 2 मोल 3 मोल, क्या करें इनके कोफिशिएंट से डिवाइड करें, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, यहाँ 1 से डिवाइड करोगे तो 3, तो जो कम आए अगर हम कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो ये कम आएगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो पहले वाले में लिमिटिंग रिएजेंट कौन, ए। ऐसे दूसरे वाले में 4 मोल है ए, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए जो बन जाएगा ए का नंबर वो बन जाएगा 2। यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो B2 के लिए जो नंबर आएगा वो आएगा 4, क्योंकि 4 को 1 से डिवाइड करना होगा कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो मोल को और फिर जो नंबर आ जाए वही उसका लिमिटिंग रिएजेंट है, जिसका कम आएगा तो ए कम है तो ए ही लिमिटिंग रिएजेंट, तो दोनों में ए, इन बोथ द केसेस लिमिटिंग रिएजेंट इज ए, दोनों में ही लिमिटिंग रिएजेंट ए है। 5 हो गया क्वेश्चन अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, फिर से ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से अमोनिया बना रहे हैं। पूछ रहा है मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड व्हेन इतना, कितना भाई अपने पास हमसे बोल रहा है जब हम रिएक्शन कराएंगे इतने ग्राम डाई नाइट्रोजन का विथ इतना ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन, ठीक है। चलो कराते हैं फिर। तो ये तो मास दिया है, मोल बनाओ पहले, तो डाई नाइट्रोजन के मोल बना लेते हैं। मास अपॉन मोलर मास 2 × 10⁻3, ये तो मास हो गया उसका, अपॉन मोलर मास नाइट्रोजन के लिए 28, तो सिंपल ये 10⁻3 डिवाइडेड बाई 14 बन जाएगा, मोल बना है ये अपने पास। ऐसे हाइड्रोजन का मोल बना लो चुपके से, तो वो बन जाएगा मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास हाइड्रोजन के लिए 2। अब इनको कोफिशिएंट से डिवाइड करके एक बार देख लो कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। तो हाइड्रोजन के लिए कोफिशिएंट है 3, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 10⁻3 डिवाइडेड बाई 6, ये लिमिटिंग रिएजेंट का डेटा इतना, और यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट बनाने के लिए 1 से डिवाइड करोगे तो 10⁻3 डिवाइडेड बाई 14। अब देखो कौन कम है, तो डिवाइडेड बाई 6 ये तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन डिवाइडेड बाई 14 वो तो कम होगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब नाइट्रोजन विल डिसाइड अमोनिया कितना बनेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा, तो ये इतना मोल है, 1 मोल खत्म होगा तो 2 बनेगा, तो इतना मोल खत्म होगा तो ये कितना बनेगा 10⁻3, ध्यान से देखिएगा ये नंबर डिसाइड करेगा, तो 10⁻3 डिवाइडेड बाई 14 × 2 इतना मोल बनेगा। मास कितना होगा × 17 जो कि अमोनिया का मोलर मास है, तो ये अपने पास सॉल्व करके आ जाएगा 17 और ये नीचे 7 बन जाएगा × 10⁻3, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन, ठीक है। तो अमोनिया बन जाएगा अपने पास 17/7 × 10⁻3, हो गया ए पार्ट आंसर अपने पास। नेक्स्ट, विच वन इज इनकरेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फार्मूला अपने पास, जैसे ये रहा अपने पास ग्लूकोज, ग्लूकोज का नॉर्मल फार्मूला क्या होता है C6H12O6, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो CH2O, ये सही लिखा है। यूरिया क्या होता है NH2 CONH2, ये होता है यूरिया। इसका जा करके सिंपलेस्ट फार्मूला बना लो, तो सिंपलेस्ट फार्मूला मतलब 2 नाइट्रोजन है तो एक ही बार लिखो, 4 हाइड्रोजन है तो एवरेज लो उसका 2 ही बार लिखो, और कार्बन एक ही है तो एक ही आएगा, ऑक्सीजन एक है तो एक ही आएगा, तो यही आएगा NH2CO, ये भी सही है। एसिटिक एसिड क्या होता है CH3COH, इसका फार्मूला लिखोगे तो 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है अपने पास और 2 ऑक्सीजन। सिंपलेस्ट फार्मूला बनाओगे तो 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन आएगा, 2 से डिवाइड करके, तो कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे 2, गड़बड़ कर दिया, यहाँ ऑक्सीजन 2 दे दिया तो ये गलत हो गया, पहला सही था। क्या पूछा था इनकरेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला, तो सी पार्ट है। बेंजीन में तो C6H6 होता है तो सिंपलेस्ट फार्मूला CH हो जाएगा, वही सिंपलेस्ट फार्मूला ही एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। तो बन गया अपने पास आंसर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास अगला, फॉर द रिएक्शन 2P + Q, इसकी रिएक्शन करा करके 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा करके हमसे पूछ रहा है जो प्रोडक्ट R बनेगा ना वो बताओ। तो 2P और Q रिएक्शन कर रहे हैं, 8 मोल्स इसके हैं 5 मोल्स उसके हैं, कोफिशिएंट से डिवाइड करो, एक बार सोचो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा 5। अब देखिए ध्यान से कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है अपने पास कौन सा है, P, ये कम है, जो कम नंबर होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब P लिमिटिंग है, तो P लिमिटिंग है मतलब P का डेटा खत्म हो जाएगा, तो 8 जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो फिर सोचो 2 से कितना बनता, 1 बनता R, तो फिर 8 से कितना बनेगा 4, तो 4 मोल बनेगा R का। तो R विल बी प्रोड्यूस्ड हाउ मच,
ओनली 4 मोल बनेगा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये ध्यान रखें। मोल में चाहता था तो बस मोल में हमने बता दिया, और जो Q है वो बच जाएगा। अगर हम ये देखें कि Q कितना बच जाएगा तो हम बोलेंगे देखो ये 8 में से तो 8 खत्म हो गया, और ये 5 है पूरा नहीं खत्म होगा क्योंकि ये ज़्यादा है, तो देखो ये 2 जाता तो ये 1 जाता, तो जब ये 8 कंज्यूम होगा तो ये केवल 4 कंज्यूम होगा। अच्छा वो 2 से 1 बनता तो 4 से 8 से 4 बन जाएगा। देखो ये एक्सेस में है, ये 1 बच भी जाएगा। रिमेनिंग मोल ऑफ Q इज 1 एंड ऑब्टेन्ड मोल ऑफ R इज 4। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास अगला, क्वेश्चन नंबर 9, इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeCr2O4। क्या करते हैं ऐसे केस में, रिडॉक्स होता है तो हमें चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इक्विवेलेंट वेट हमेशा कैसे बताएं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, या इसी को बोल सकते हो वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, जस्ट चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जैसा। जब कभी डिसप्रपोर्शनेशन होता है वहीं पर थोड़ा लोचा आता है ये n फैक्टर का, तो उस टाइम पे n फैक्टर थोड़ा ऐसे निकालते हैं, n1 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, नहीं तो और सब जगह नॉर्मल है, बस चेंज देख लो। और देखो जैसे आयरन यहाँ फेरस में होता है, यहाँ फेरिक में चला गया तो 1 का चेंज, साथ में क्रोमियम, ये एक मिक्सचर होता है FeOCr2O3 का, तो यहाँ क्रोमियम 3 में होता है, यहाँ क्रोमियम 6 में चला गया तो क्रोमियम के लिए चेंज कितने का है, 3 का, लेकिन यहाँ 2 क्रोमियम है तो हमें दोनों के लिए निकालना होता है। ओवरऑल पर मॉलिक्यूल चेंज देखते हैं तो आयरन के लिए 1 और क्रोमियम के लिए देखेंगे तो 3 से 6 3 का चेंज, और 2 क्रोमियम के लिए 6 का, तो सब मिला के कितना हो गया 7। तो ये सब पूरा मिला करके 7 आ गया इसके पास, तो बस वही डाल दो, मोलर मास डिवाइडेड बाई 7। तो मोलर मास डिवाइडेड बाई 7 कहाँ है, यहाँ पर, तो बी पार्ट आंसर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चेंज देख लो बस, आ जाता है उसका ये वाला फैक्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं, आओ बनाते हैं, बस लास्ट में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मास अपॉन मोलर मास, तो ये बन गया मोल, मोल इंटू Na बन गया मॉलिक्यूल्स, जिसका मोल ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा। यहाँ पर बनाओ मॉलिक्यूल्स, कैसे बनाओगे, मास अपॉन मोलर मास इंटू Na, ऐसे इसमें बनाओ मॉलिक्यूल्स, तो मास अपॉन मोलर मास, नाइट्रोजन का तो 14 और ऑक्सीजन का बन जाएगा 2 ऑक्सीजन 32, तो 14 प्लस 32 इंटू Na। ऐसे यहाँ पर देखोगे मॉलिक्यूल्स, तो मास अपॉन मोलर मास 32 इंटू Na। अब हमसे जानना चाहता है मैक्सिमम, तो देख लो मैक्सिमम नंबर क्या ये नहीं बन जाएगा हाइड्रोजन के लिए डेटा 1 इंटू Na, और सबका कम है तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन में आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, बस हमें ध्यान देना चाहिए। कार्बन का परसेंटेज है 40%, ठीक है, हाइड्रोजन का परसेंट है 13.3%, नाइट्रोजन का परसेंटेज है 46.67%। क्या करते हैं ऐसे, फटाफट इनको जो है इनके मोलर मास से डिवाइड करो, तो 40 डिवाइडेड बाई मोलर मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन के लिए तो यही मोलर मास है 1, तो हाइड्रोजन के लिए ये डेटा 1 से ही डिवाइड होगा। यहाँ पर 46 डिवाइडेड बाई 67, तो इसको तुम 14 से डिवाइड करोगे। अब जाओ देखो ये बनेगा अपने पास कितना, पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 20/3 बन जाएगा, 3 क्यों बनेगा, नीचे 6 बनेगा। अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो 10/3 बन जाता, तो ये बन जाएगा 3.333 करके आ जाएगा कि नहीं। अब ऐसे ये तो 1 से डिवाइड करते तो ये तो ऐसे ही रह जाता 13.3, इसको डिवाइड करिए तो ये 14 के टेबल में आ जाएगा अपने पास, कितना 14 3 तो 3 पॉइंट आएगा अपने पास, फिर बचेगा 4 6 7 जैसा, हाँ। तो अगर हम पॉइंट लगा दिए तो आप देखें 46, फिर से ये अपने पास जो है, अच्छा 4 तो बचता अपने पास, तो 46, फिर से ये 3 जैसा जाएगा कुछ अपने पास है, और फिर से अगर हम देखें तो 4 3 अपने पास वही 42 आएगा, फिर से अपने पास 4 7 बचेगा, फिर से ऐसे ही कुछ जाएगा ये अपने पास। इन सब में देखो जो ये नंबर आ रहा है ना सिंपलेस्ट वैल्यू, इन सब में से इनमें देखो जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है, पहले हमने जो परसेंटेज लिखा था लिख लिया, फिर उनके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, मोलर मास से डिवाइड करके देखो कौन सा सबसे छोटा नंबर बन रहा है, तो छोटा नंबर तो यही बन रहा है 3.3 वाला डेटा। फिर क्या करो, इनको डिवाइड कर लो, जो सबसे छोटा नंबर आए ना उसी से सबको डिवाइड कर दो, कर देते हैं डिवाइड सबको, तो ये ऊपर वाला तो 1 बन जाएगा। क्या करो, यही इसी वाले नंबर से या फिर इस वाले नंबर से डिवाइड कर दो, सबसे छोटे वाले नंबर से, तो ये 1 जैसा हो जाएगा। इसको तुम 3.3 से डिवाइड करोगे तो लगभग 3 4 12 है भाई, लगभग 3 से डिवाइड करोगे तो 3 4 12, 3 के 4 के आसपास डेटा बनेगा, और यहाँ पर 1,
सिंपलेस्ट वैल्यू से डिवाइड, जो सबसे छोटी नंबर था उससे डिवाइड कर दो, जो अप्रॉक्सीमेट इंटीजर आ जाता है ना वो लिख लो। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ 4, यहाँ 1। तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, ऐसा डेटा बनेगा, ऐसा डेटा बनेगा। तो सी पार्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालना होता तो उसे मोलर मास हमें दे देगा क्वेश्चन में, तो हम इसी को होल x मान लेंगे, मोलर मास निकाल के इक्वल कर लेंगे, x पता चल जाएगा, डाल देंगे। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये बन गया अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 11। ठीक है, नेक्स्ट अगला छोटे छोटे लॉज हैं उनके ऊपर क्वेश्चन है। अगला हमारे पास दिया जा रहा है कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर 2 तरीके का ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक में मास का रेशियो हमें दिख रहा है कार्बन 12 ग्राम होते हैं, ऑक्सीजन 16, तो एक में रेशियो ऐसा है। एक में कार्बन 12 ग्राम होते हैं और ऑक्सीजन के लिए 32। ठीक है, तो ऐसा रेशियो है। तो हमसे जानना चाहता है तो फिर ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो किसके लिए होता है? ये होते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या बोलता है कि अगर एक ही एलिमेंट डिफरेंट दूसरे एटम से कंबाइन होकर के कोई दूसरा कंपाउंड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के H2O भी बना सकता है और H2O2 भी बना सकता है, तो फिर ये बताता है ये रूल कि अब यहाँ पर मास रेशियो देखो तो 2 ग्राम से ऑक्सीजन यहाँ 16 ग्राम कंबाइन हुआ, यहाँ पर देखोगे तो 2 ग्राम से ऑक्सीजन 32 ग्राम कंबाइन हुआ। तो ये बताता है रूल कि जो दूसरा नंबर है, मतलब सेम एलिमेंट अगर 2 अलग अलग एटम से कंबाइन होता है तो वो जो एटम है ना उसका जो मास का रेशियो होता है वो सिंपल नंबर होता है। जैसे वहाँ 16, यहाँ पर हमारे पास 32, तो ये जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 1:2। ऑक्सीजन का रेशियो देखिए दोनों में, ऐसे यहाँ पर ऑक्सीजन का दोनों में रेशियो देखिए, सेम एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होकर 2 अलग अलग चीज बना रहा है और जिसमें ऑक्सीजन का रेशियो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, यहाँ पर 16, यहाँ पर 32, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा ऑक्सीजन का रेशियो पहले वाले में और दूसरे वाले में। अगर एक ही एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाता है और उसमें जो दूसरा जो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है उनका जो रेशियो होता है वो अगर सिंपल होल नंबर रेशियो आता है तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होकर 2 अलग अलग चीजें बनाएं तभी ये रूल होल्ड करता है। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, बस ध्यान रख लीजिए, ए पार्ट आंसर हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस फॉर्मूला, इतना बड़ा सा फॉर्मूला है, एक मॉलिक्यूल का मास जानना चाहता है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं इसका मोलर मास। तो मोलर मास किसके बारे में बताता है? मोलर मास जब हम निकाल लेते हैं वो बताता है पर मोल का मास। ठीक है, तो आप बनाएं, तो कार्बन के लिए 12 × 60 और हाइड्रोजन के लिए तो यही 122, तो ये बन जाएगा 12 6 720 और ये 122 ऐड कर लो 2 4 और ये बन जाएगा 8 अपने पास 842। ये आया 842 ग्राम पर मोल, एक मोल का मास। एक मोल मतलब 6.022 × 10⁻23, इतना मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल का मास है ये मोलर मास। तो फिर एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा पर मॉलिक्यूल? तो वो ये आ जाएगा 842 डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻23। अब 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए, ये बन जाएगा 6 1 जा और फिर 6 4 जा 24, फिर ये आ जाएगा अपने पास 0 और 6 3 जा डेसिमल में, ऐसे करके इंटू 10⁻⁻23। अब ऑप्शन में देख लीजिए ऐसा कुछ है। अच्छा ये रहा, उसको ऐसे बना सकते हो 1.403 × 10⁻⁻21, 2 माइनस इधर ले आओ, ऐसा पर मॉलिक्यूल जो मास आया सिंपल है। मोलर मास जो होते हैं वो इतने मॉलिक्यूल का मास होता है ग्राम में, तो पर मॉलिक्यूल चाहते हैं ये नंबर नीचे ले जाओ, पता चल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी 2 अलग अलग ये फॉर्मूले दिए गए हैं। बोल रहा है इफ इतना मोल ऑफ ए और इतना जो अपने पास पहले वाले में इतना मोल है इस पूरे फॉर्मूले का तो इतना वेट है। अगले वाले में जब इतना मोल लेकर गए दूसरे फॉर्मूले का तो उसका वेट इतना आता है। तो व्हाट आर द वेट्स ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ ए एंड बी? सिंपल है, मान लेते हैं ए का एटॉमिक वेट ए, बी का बी। पहले वाले में दिया है 0.3 मोल, जाके लगा दीजिए 0.3 इंटू A23 के लिए निकालेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी। मान लेते हैं इनका एटॉमिक वेट यही है। ये क्या लिखा? मोल इंटू मोलर मास। मोल इंटू मोलर मास क्या बन जाता है? मास। तो इसी को लिख लेते हैं 31.8। दूसरे के लिए मोल इंटू उसका मोलर मास, यहाँ कितने ए और कितने बी हैं? एक ए है और 2 बी हैं, इक्वल्स टू उसका मास। मोल इंटू मोलर मास लिखा है, मोल इंटू मोलर मास। ए का ए मान लिया, बी का बी मान लिया, तो सबका ऐसे आ जाएगा। अब देख लो ये डेटा हमारे पास कितना बन जाता है। तो अगर हम ऊपर वाले डेटा में या नीचे वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा अपने पास 0.6 ए और ये बन जाएगा 1.2 बी और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6
2 ज़ा 12, 1 बनेगा अपने पास, और 6 और डबल ये बन जाएगा 7, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस इसमें, और ये बन जाएगा 3। ठीक है, ऐसे। अब ऊपर वाले में ये बस मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, ये सिंपल मैथमेटिक्स, 2 इक्वेशन 2 अननोन जैसा। ऊपर वाले डेटा में 0.3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0.6a, और ये 0.3 तो 0.9b, और ये तो 31.8 है। ये पहली वाली इक्वेशन को लिखा। अब जाके सॉल्व कर लो इसे, माइनस कर देते हैं इसे मैथमेटिकली, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.3b, और यहाँ से माइनस करिए तो 12 में से 8 गया तो 4 बच जाएगा, 6 में से 1 तो 5। अरे ये तो बड़ा प्यारा डेटा बन गया। तो ये पॉइंट हटा दीजिए, तो b बन जाएगा, b का मोलर मास 54 डिवाइडेड बाई 3, ये तो 18 आ जाएगा। तो b का मोलर मास तो फटाफट आ गया, 54 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 18। अच्छा, तो b तो बाद में लिखा है, b का मोलर मास बाद में 18 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है तो बस आंसर। या फिर b वाला डेटा अब 18 जाके कहीं रख दो, जहां भी रख दोगे फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं करने को। नेक्स्ट, the same number of molecules as 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन। तो पहले डाई ऑक्सीजन है 16 ग्राम, इसमें देखो कितने मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और देखते हैं। तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं, मोल इंटू Na, तो बन जाएगा मास अपॉन मोलर मास इंटू Na। अब इतने ही हमें चाहिए और सब जगह पर, तो ये हाफ Na है। अब देखते हैं कहाँ पर, यहाँ बन जाएगा, यहाँ मास अपॉन मोलर मास तो 48 इंटू Na, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा ऐसा, ये तो 1/3 बन जाएगा Na, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। अब दूसरा और तीसरा में से मास अपॉन मोलर मास SO2 के लिए 64 इंटू Na, तो ये तो बन जाएगा 1/4 करके, तो Na/4 ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम तो Na/2 चाहते हैं। यहाँ पर देखिए मास अपॉन मोलर मास, तो ये तो 64 इंटू Na, तो ये तो बिल्कुल बन जाएगा हाफ Na। जी हाँ, यही चाहता था, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मिल गए अपने पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 16। 1 लीटर, अच्छा ये फिर लीटर के डेटा में दिया है। ठीक है भाई, जब भी कभी सेम प्रेशर टेम्परेचर पे दिया हो तो एक्चुअली में यहाँ पर फिर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल हो जाता है। कैसे लिखते हैं, अगर STP का डेटा एक होता है प्यारा, वॉल्यूम इक्वल्स टू मोल इनटू 22.4 लीटर जैसा, या 22.7 अप्रॉक्सीमेटली चलता है ऐसे। तो सेम प्रेशर टेम्परेचर पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, तो जो यहाँ वॉल्यूम दिया है 1 लीटर नाइट्रोजन, इतना लीटर ऑक्सीजन, इतना लीटर CO, तो सबका मोल बना लो एक बार। तो लगभग मोल क्या, तो मोल ऐसे ही तुम मान सकते हैं 1 लीटर लगभग 1 मोल जैसा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना, तो जो मोल का रेशियो है वही मास का रेशियो बन जाएगा अपने, मतलब वही वॉल्यूम का रेशियो बन जाएगा। तो जो वॉल्यूम का डेटा है जिस तरीके से, उसी तरीके से मोल का डेटा मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। 22.4 सबके लिए तो कॉमन ही होगा, तो ये 7/8 मोल जैसा, ऐसे अगले के लिए 1 मोल जैसा। अब जाओ के इनका मास निकाल लो, 1 मोल का मास, तो ये 28 ग्राम बन जाएगा। दूसरे के लिए 7/8 के लिए, तो 7/8 इंटू O2 का मास 32, तो ये बन जाएगा 8 4 जा, और ये 28 ग्राम, ये भी 28 ग्राम। अच्छा, वहाँ पर देखिए 1 मोल का मास कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, ये भी ऐड करोगे तो बन जाएगा 28 ग्राम। तो फिर इसका मतलब है सबका मास सेम है, और हमसे यही जानना चाहता है, फिर बताइए फिर द अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज, क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम दे दिए थे, जैसे वॉल्यूम का रेशियो वैसे मोल का रेशियो, तो मोल के रेशियो से ही मास बनाया जा सकता है, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। तो सब में जब हमने देखा तो सेम नंबर बन रहा है, मतलब सेम तरीके का मास है। मैं ये नहीं बोल रहा सब में 28 ग्राम है, लेकिन सब में इक्वल आएगा, क्योंकि सब में वो 22.4 का डेटा सेम सब में डिवाइड होगा, तो सब में सेम तरीके का लगभग मास बन जाएगा। सेम मास, ऑल हैव इक्वल मासेस, तो सी पार्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ NH4 प्लस। क्वेश्चन में पूरा ऐसा है, इसमें बताना है कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। आइए बता देते हैं। तो आओ पहले तो देखते हैं इसका मोल कितना है। तो पहले मोलर मास देखो इसका, तो मोलर मास हम बता देंगे, नाइट्रोजन का 14 और 4 हाइड्रोजन का, तो ये बन गया अपने पास 18। तो जब तुम मोल बनाओगे तो मास अपॉन मोलर मास 1.8 डिवाइडेड बाई 18, तो 0.1 मोल, तो मोल बन गया अपने पास। ठीक है, इसी को तुम बोल सकते हैं 0.1 मोल, मतलब कितने NH4 प्लस मॉलिक्यूल्स होंगे अपने पास। तो हम बता सकते हैं मॉलिक्यूल्स जो होगा अपने पास 0.1 Na, वही एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतने मॉलिक्यूल्स हैं किसके, अमोनियम आयन के। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में कितना होगा प्रोटॉन,
हाइड्रोजन में पता होना चाहिए प्रोटॉन होते तो हैं 1H1 में, प्रोटॉन ही तो पूछा है, प्रोटॉन कितने प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब जस्ट एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन में कितना 7 और हाइड्रोजन में कितना 4, तो टोटल कितने प्रोटॉन 11। अच्छा 11 है एक मॉलिक्यूल में, तो इतने मॉलिक्यूल में 0.1 Na मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे, तो 0.1 Na इंटू 11, तो ये बन जाएगा 1.1 Na। ध्यान रखना प्रोटॉन पूछा था, न्यूट्रॉन पूछा होता तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर देते। अच्छा प्लस माइनस चार्ज से प्रोटॉन का कोई लेना देना नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन का लेना देना है, अगर इलेक्ट्रॉन पूछता तो 1 माइनस कर देते। अच्छा तो ये बन गया अपने पास क्या चीज़ 0.1 Na नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 1.1, तो सी पार्ट बन जाएगा आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। अब जो क्वेश्चन है वो जेई के पुराने क्वेश्चन है, पुराने मतलब बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, देखिए 19 में पूछा गया है। क्या बोल रहा है अपने से, आइए देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट। आइए देखते हैं फिर पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट जो है कितना सबसे कम ऑक्सीजन कहाँ लगा होगा। तो फटाफट इसको जो है मास में बदलिए, तो ये 1 मोल है, ये 5 मोल है, तो 1 मोल का मास लिखिए। कार्बन के लिए बन जाएगा अपने पास 12 थ्रीजा बन जाएगा अपने पास 36 और हाइड्रोजन 8 है, तो ये बन जाएगा अपने पास कितना 44 ग्राम है ये सब। और ऑक्सीजन का 32 होता है, तो 5 ऑक्सीजन के लिए बना लीजिए, तो 32 इंटू 5, तो ये बन जाएगा 0 और 60 160। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम डेटा कितना बनेगा, पर ग्राम 44 ग्राम के लिए 160, तो 1 ग्राम के लिए कितना 160 डिवाइडेड बाई 44 पहले के लिए। दूसरे में फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट दिया है 31, तो इसका मोलर मास बन जाएगा 4 इंटू 31 बोले तो 124। इसके लिए ऐसे 5, तो ये तो यही बनेगा। तो यहाँ 124 ग्राम के लिए 160, तो 1 ग्राम पर ग्राम कितना कंज्यूम होगा 160 डिवाइडेड बाई 124। ऐसे यहाँ आयरन का एटॉमिक मास दिया है 56, तो 4 आयरन के लिए कितना बनेगा 56 इंटू 4, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास देखिए 214 बनेगा अपने पास। और ऑक्सीजन का डेटा 3O2 है अभी अपने पास, तो 32 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 96। तो यहाँ पर ग्राम कितना आएगा 96 डिवाइडेड बाई 214 पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट। 214 के लिए 96 आया है, तो पर ग्राम कितना आएगा। ऐसे मैग्नीशियम तो 24 होता है, 2 मैग्नीशियम के लिए 48 और ये तो 32, तो यहाँ बन जाएगा अपने पास 48 के लिए 32, तो फिर पर ग्राम के लिए कितना आएगा 32 डिवाइडेड बाई 48। अब ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा नंबर जहाँ पे डिवाइड हुआ होगा सबसे बड़े नंबर से, वो तो सबसे कम बनेगा। तो पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट यहाँ देख रहे हैं 214 से डिवाइड हो रहा है, ये तो काफ़ी क्लोज है, 1 के आसपास पहुँच जाएगा। जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे वो डेटा उतना कम बन के आएगा। और वही हमसे जाता है मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे कंज्यूम हुआ होगा पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, तो पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट मिनिमम ऑक्सीजन कंज्यूम होने का चांस सी पार्ट में है। ऐसे तो आप जाइए इनका कैलकुलेशन करिए, ये तो 1 से भी बड़ा है कि नहीं, ये तो 1 से बड़ा हो गया है, तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर देखिए आएगा ये भी 1 से बड़ा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ये 32/48 है, तो ये डेटा अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 16 के टेबल में तो 2 डिवाइडेड बाई 3 करके ये तो बन जाएगा 0.67, और ये तो बहुत छोटा डेटा बनेगा यार 96 डिवाइडेड बाई 214, तो ये तो बहुत छोटे डेटा आएंगे, इसलिए सी पार्ट आंसर बन गया अपने पास। पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट मिनिमम कहाँ पे कंज्यूम होता। अगला क्वेश्चन फिर से 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई का पुराना क्वेश्चन है। हमसे जानना चाहता है आइडेंटिफाई डाईहाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करें, मोल में कन्वर्ट करें, मास को मोल में कन्वर्ट कर दें। तो आओ फटाफट मोल में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, 28 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 2 मोल नाइट्रोजन का, और ऐसे वहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास 5 मोल हाइड्रोजन के। मास को मोल में बदल लो। ऐसे यहाँ पर 28 से डिवाइड करोगे, अब ये गंदा डेटा है तो ठीक है ऐसे ही रहने दो, ये बन गया मोल। और यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 मोल बन जाएगा हाइड्रोजन का, पहला नाइट्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। यहाँ पर 28 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा मोल में कितना, हाफ मोल। और हाइड्रोजन को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 2 मोल। ऐसे अब जब तुम यहाँ पे जाओगे 28 से डिवाइड करोगे तो 1 मोल बनेगा। ऐसे यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 मोल बनेगा। अब जाके देखना है कहाँ पर हाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या करते हैं फिर लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कम कहाँ आएगा। तो कोफिशिएंट नाइट्रोजन का तो 1 है, तो ये नाइट्रोजन का डेटा तो ऐसे ही रह जाएगा सब जगह पर। अब हाइड्रोजन को डिवाइड करना पड़ेगा बार बार 3 से, तो यहाँ 3 से डिवाइड करो, देखो तो क्या ये कम आएगा, क्या 5/3, ये तो कम आएगा, 1 से कम बन जाएगा। ये डेटा कितना है समझ रहे ना, 2, कोफिशिएंट 1, तो ये तो 2 हो गया। और 5/3 जो आएगा अपने पास वो तो 1 से कम आ जाएगा, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट है। आइडेंटिफाई हाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट, यस ए पार्ट में लिमिटिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो 19 नंबर है उसका आंसर ए पार्ट आएगा। नेक्स्ट, अच्छा और किसी में जाके देखिए
तो वहाँ एक्सेस में होगा। यहाँ जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट आएगा, बड़ा नंबर है। यहाँ पर जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो ये तो 1/2 है 0.5, और वो 2/3 है 0.67, तो 0.67 तो बड़ा नंबर है, तो फिर वो एक्सेस में हो जाएगा। और जब तुम यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे तो ये तो 1 आएगा, दोनों 1 है, तो दोनों लिमिटिंग हो गए, या ऐसे बोले दोनों खत्म हो जाएंगे। लिमिटिंग हाइड्रोजन बोलना है, गलत बात होगी यहाँ पर, तो ए पार्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ आंसर साइड में लिखा भी हुआ है, ये इसका नहीं है, ये 18 वाले का है, 19 का अगले में मिलेगा। शायद इसका आंसर ध्यान से देख लीजिएगा, गलत है। हाँ, ये 19 का आंसर यहाँ एडिट कर लीजिएगा, 19 का आंसर ए पार्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, फिर से ये 19 में पूछा था। मेथेन में इतना लल्लू क्वेश्चन है, कार्बन का मास कितना 12 और हाइड्रोजन के लिए 4 हो जाएगा, तो कार्बन का कम परसेंटेज बता दीजिए। 12 डिवाइडेड बाई टोटल 16 इंटू 100 कितना बन जाएगा अपने पास, ये 3 और ये 4, तो ये 25 बन जाएगा। 25 इंटू 3 तो 75%, तो 75% ए पार्ट आंसर। किसी का मास परसेंटेज चाहिए हो तो सिंपल है, तुम मोलर मास देख लो, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, तो ये 4, 12 ग्राम 4 ग्राम, तो कार्बन का परसेंटेज चाहते तो 12 डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100। नेक्स्ट 21, 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो चलिए, अच्छा मोल फ्रैक्शन, NaOH का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो कैसे निकालते हैं किसी का मोल फ्रैक्शन, उसका मोल, जाइए बनाइए NaOH का मोल, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, और उसका मोल डिवाइडेड बाई उसका मोल प्लस वाटर का मोल, तो मास अपॉन मोलर मास वाटर के लिए, तो ये बन जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब मोलैलिटी कैसे चाहिए, किसकी मोलैलिटी चाहिए, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। NaOH का ही चाहिए सब, तो NaOH की मोलैलिटी बताते हैं। तो NaOH का मोल, फिर से वही मास अपॉन मोलर मास। मोलैलिटी क्या होता है, मोल पर केजी ऑफ द सॉल्यूशन, तो पर केजी, तो ये अपने पास तो 18 ग्राम है, 18 ग्राम मतलब केजी में कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ेगा। अब इसे देख लो सॉल्व करके, तो ये बनेगा 5 करके, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 18 इंटू 5 ऐसे आएगा, ये 55.55 बन जाता है 1000 बाई 18 डिवाइडेड बाई 5, तो ये अल्टीमेटली 11, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 ऐसे करके आएगा 11.11 कि नहीं। तो मोलैलिटी तो 11.11, और ये मोल फ्रैक्शन का डेटा सॉल्व कर लो, तो जो आंसर आ जाए अपने पास फटाफट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का डेटा, ठीक है, 21 में जो फाइनल आंसर बनेगा बस इसे सॉल्व कर लेना है, डी पार्ट बन जाएगा। ये मोल फ्रैक्शन वहाँ पे सॉल्व करोगे तो 0.167 जैसा डेटा आ जाएगा। मोलैलिटी कैसे निकालें, तो उसका मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, सॉरी उसका मोल डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन एक लिया है, ये भी जेईई मेंस में 19 में आया है, 1 मोलर दिया है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे बताएं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 11.2 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। मोलैरिटी बताना होता है तब भी यही करते हैं, 11.2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ, सिंपल। मोलैरिटी कितनी दी है, 1 से डिवाइड कर दो, 11.2 आंसर, 11.2 के आसपास ये दिया है, आंसर हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 11.2 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, ठीक है, या उसी का उल्टा कर लो। नेक्स्ट 23 नंबर में अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतना, तो अब ये तो बड़े लल्लू क्वेश्चन हो जाते हैं। मोलैरिटी दी है कितना 0.1, मोलैरिटी क्या होता है मोल, तो मान लेते हैं अमाउंट x ग्राम है, तो मास अपॉन मोलर मास, शुगर का मोलर मास याद रखिए 342, तो ये बन गया मोल पर लीटर, तो ये बन जाएगा अपने पास। अब सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करोगे तो ये 68.4 बन जाएगा, मैंने बना दिया। उसका मास मान लो x है, तो मास अपॉन मोलर मास मोल बन गया, मोल पर लीटर, लीटर डाल दिया तो ये बन गया मोलैरिटी, मोलैरिटी के इक्वल कर लिया, निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा, जेईई में ही आया है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज, चलिए अच्छा देखते हैं। अच्छा देखिए 2 मोल से कितना बनता है 110, तो 1 मोल से कितना बनेगा, अगर हम इसका 1 मोल ले जाते हैं तो ये कितना बनता 55 मोल बन जाता। अच्छा अब 1 मोल का मास देख लेते हैं इसका, तो बड़ा नंबर आएगा इसका, 1 मोल का मास मतलब मोलर मास, तो 57 इंटू बन जाएगा ये कितना 12 प्लस 110 प्लस 6 इंटू 16, ये पूरा नंबर हमें देखना पड़ेगा। ये पूरा नंबर जब सॉल्व करेंगे ना तो एक बड़ा सा नंबर आएगा अपने पास, ठीक है, ये नंबर बनेगा 890 के पास। 890, 1 मोल का मास लिख रहे हैं ग्राम, 1 मोल का मास, उसके लिए वाटर के लिए लिखोगे 55.5 के लिए, तो वो बनेगा अपने पास 990, ये बनेगा अपने पास 990 ग्राम। मतलब 55 मोल के लिए लिखा है, 1 मोल जो है
इतना मास रखता है, और उसका 55 मोल इतना मास रखता है। मतलब 890 ग्राम जब हम ले जाएंगे रिएक्टेंट का तो फिर वाटर बनेगा 990 ग्राम। समझ रहे? 890 से 990 बनेगा। अब हमसे ध्यान से देखो, इसी का हाफ चाहता है कि अगर हम लेकर जाएंगे 4 4 5 तो फिर इससे डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 4 5 और अपने पास 5। ध्यान से देखो ये कैलकुलेशन अपने पास ऐसे, तो 2 से 4 तो ये अपने पास ऐसे बन गया। इतने ग्राम से कितना आएगा इसका हाफ, तो ये बन जाएगा अपने पास 2 4 जा और फिर 2 9 जा और 2 5 290 और 495 बन जाएगा। भाई इतने ग्राम से इतना ग्राम, तो फिर 445 ग्राम से कितना बनेगा? या तो तुम चाहो ये देखो एग्जैक्ट हाफ है तो हाफ कर लो, एग्जैक्ट मिल जाएगा अपने पास 495। ठीक है, बी पार्ट आंसर। बस तुम्हें यही करना है कि इतने मोल से इतना मोल बनता, तो फिर हमने 2 से डिवाइड करा लिया कि 1 मोल से इतना मोल बन गया, 1 मोल का मास डाला, इतने मोल का मास डाला, मतलब इतने मास से इतना मास बना, तो इतने मास से कितना बनेगा, सिंपल। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन में क्या बता रहा है? ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कौन है? ये Na2SO4 कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयंस पर किलोग्राम ऑफ वाटर। अच्छा ठीक है, इतना ग्राम है, 92 ग्राम है पर किलोग्राम ऑफ वाटर, ये है Na प्लस। तो हमसे जानना चाहता है मोलैरिटी ऑफ Na प्लस दैट विल बी इन द सोल्यूशन इन मोल पर केजी। बस सिंपल, तो ऐसे क्वेश्चन भाई मास दिया है, मोलैरिटी क्या होता है? मोल पर केजी, तो मास को मोलर मास बना लो। सोडियम का मोलर मास कितना? 23, तो बन गया मोल पर केजी। सोडियम की ही पूछा है, तो बस केवल सोडियम के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4 मोल पर केजी। आ जाएगा अपना पास डेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में हमसे पूछा है 1 ग्राम ऑफ M2CO3 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूसेस इतना मोल ऑफ CO2। अच्छा, वो कराते हैं ये रिएक्शन M2CO3, इसकी रिएक्शन 2 HCl से कराओगे तो ये बना लेता है वाटर MCl2 और CO2। ऐसे ये सिंपल रिएक्शन है, सिंपल। ये 2H इसे दे देता है, H2CO3 बनाते हैं और H2CO3 जो है यहाँ चला जाता है। MCl2 नहीं लिखना चाहिए मुझे, 2MCl जैसा, ऐसे 2M और 2Cl 2MCl बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, इसका मोल दिया है कितना, इतना मोल CO2 का लिबरेट हुआ 0.01186। तो चाहो इसे राउंड ऑफ कर लो, तो ये हटा के इधर हम ऐड कर सकते हैं 2, तो 0.012 मोल। ठीक है, बहुत बड़ा सा नंबर दिया था, उसे राउंड ऑफ कर लिया। अच्छा, तो जितना मोल CO2 का बनेगा उतना ही मोल ये लेकर गए होंगे, तो इसका भी मोल पता चल गया 0.012 मोल। अच्छा, अब हमसे क्या चाहता है? द मोलर मास ऑफ M2CO3, आप बता देंगे। मोल हमें पता चल गया, मोल इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना था? 1 ग्राम। मास अपॉन मोलर मास ये अननोन हो गया, जाके इसी को सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो, था ये 1 डिवाइडेड बाई 0.012 जैसा हो जाएगा। बस सॉल्व कर लेना इसे, 26 का आंसर हमें प्यारा सा बन जाएगा अपने पास। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा? 1 डिवाइडेड बाई 0.012, तो इसे डेसिमल हटाओ, 1000 लगाओ ऊपर और सॉल्व कर लो, लगभग 84.3 जैसा डेटा बन जाएगा। बी पार्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 नंबर में चलिए। ये थोड़ा सा सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको हम कभी आगे देख लेंगे। ऐसे तो यहाँ भी कर सकते हो, क्योंकि हमसे बोला है पहले 50, अच्छा हम बता देते हैं, चलिए 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड जिसका कंसंट्रेशन है इतना। अच्छा, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी के पास एक ही H+ हो तो पहले इतना है 50 ml 0.06 नॉर्मल एसिटिक एसिड। मोलैरिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलिटी को n फैक्टर से डिवाइड करने से मोलैरिटी बन जाता है। अब एसिड के लिए n फैक्टर उसका H+, एक ही H+ है तो नॉर्मलिटी मोलैरिटी सेम है। तो पहले इतना है। आफ्टर एन आवर इट वॉज फिल्टर्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्ट्रेट वॉज फाउंड टू बी इतना। मतलब बाद में हमने इसको फिल्टर कर लिया तो वॉल्यूम लगभग सेम रहा, लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन है ना वो घट करके हो गया 0.042 नॉर्मल एसिटिक एसिड। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमने चारकोल डाला है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करते हैं? अपने अंदर गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो एसिटिक एसिड को भी थोड़ा खा गया। तो अब हमसे जानना चाहता है द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द चारकोल। बोलेंगे ठीक है, फिर तो 3 ग्राम पे कितना चारकोल एब्जॉर्ब हुआ पहले वो देखते हैं, फिर पर ग्राम बताएंगे। तो आओ देखते हैं। तो हम बोलेंगे देखो भैया इतना तो बचा, उतना ले गए थे, तो फाइनली हमारे पास कितना एब्जॉर्ब हुआ या एब्जॉर्ब कितने का हुआ, तो वो लिखते हैं। तो 50 ml इसको माइनस कर लीजिए तो हमें पता चल जाएगा कितना एब्जॉर्ब हुआ है। तो 0.018 नॉर्मल इतना एब्जॉर्ब हुआ।
कितने ग्राम पे, 3 ग्राम पे, ठीक है। तो पर ग्राम का डेटा, तो पर ग्राम का डेटा बना रहे 1 ग्राम के लिए, तो ये 50 इंटू, ध्यान से देखिएगा, ये डेटा है 50 इंटू 0.018, ये क्या लिखा तुमने, 50 इंटू 0.018 क्या लिखा, ये लिखा वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, तो ये बन गया मिलीमोल इंटू 10⁻³ अच्छा मिलीग्राम में ही चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं। एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है 60, तो ये बनेगा मिलीग्राम। तो इतना मिलीग्राम एड्जॉर्ब हुआ 3 पे, तो 1 पे कितना होगा पर ग्राम, तो 3 से डिवाइड कर दें, तो ये बन गया अपने पास इतना एड्जॉर्ब हुआ होगा इतने पे। अब बस इसे सॉल्व कर लिया जाए, अपने पास आंसर मिल जाएगा 27 का आंसर बन जाएगा डी पार्ट। क्या बनेगा अपने पास, डी पार्ट आंसर। देख लेना पर ग्राम ऑफ पूछा है अपने पास एसिटिक एसिड, तो पर ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड हमारे पास डेटा बना देगा, यही जो सॉल्व करके आए, जो भी आएगा आंसर टिक कर देना तुम। नेक्स्ट 28 नंबर में अच्छा वो देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जेई का पुराना क्वेश्चन है, देखिए 2014 हम लोगों के ज़माने के आसपास के क्वेश्चन। रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ ए पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो दिया है, कितना दिया है 1:4। तो हमसे जानना चाहता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिए मोल का रेशियो ही मॉलिक्यूल का रेशियो बन जाता है, क्योंकि मोल में जस्ट Na से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो जाओ हम मोल का रेशियो निकालेंगे, तो मोल का रेशियो कैसे आएगा, मास तो तुम्हें पता है, तो ये इसी को क्या कर लो, मास को मोलर मास से डिवाइड कर लो, तो मास अपॉन मोलर मास। पहले नाइट्रोजन था या ऑक्सीजन, उल्टा लिखा है मैंने, माफ़ करेंगे, पहले दिया है ऑक्सीजन फिर दिया है नाइट्रोजन, तो उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इससे सही कर लें, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मास का रेशियो है ना, मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो मास अपॉन मोलर मास, और वहाँ पर मास अपॉन मोलर मास, ये खेल खेलना पड़ेगा। अब ये डेटा ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4, तो बन जाएगा 7 इंटू 2 मतलब 7:32। बस ये मोल का रेशियो आया, मोल का रेशियो ही मॉलिक्यूल का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि जस्ट इसमें Na से मल्टीप्लाई करने से मॉलिक्यूल बन जाता है, और वो तो दोनों के लिए सेम होगा Na, तो बी पार्ट आंसर बन जाएगा अपने पास। ध्यान रखिए ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपने पास 29। मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ इतना मोलर HCl, 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl और 250 ml ऑफ इतना, तो फाइनल मोलैरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, जस्ट दोनों एसिड है ना तो ऐड कर लो, 750 इंटू 0.5 प्लस 250 इंटू 2, ये क्या बन गया ऊपर मिलीमोल्स। तो अगर ऊपर मिलीमोल लिखते हो तो नीचे क्या लिखना, फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल 750 प्लस 250 1000 बन जाएगा। मल्टीप्लाई क्या, मिलीमोल्स ऑफ HCl, मिलीमोल्स ऑफ HCl, HCl के मिलीमोल्स ऐड हो गए, डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम, बन गया फाइनल मोलैरिटी। सॉल्व कर लो, अपने पास बड़ा प्यारा सा डेटा बन जाएगा 0.875। नेक्स्ट 30 नंबर में डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया in 1000 ग्राम ऑफ वाटर gave a solution of density this, then molarity of the solution। अब देखते हैं, एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, ध्यान रख लीजिए, 2011 में पूछा है, डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी माइनस 1 अपॉन मोलैरिटी इक्वल्स टू मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1000। ये फॉर्मूला लगाने से आपका क्वेश्चन बड़े आराम से मोलैलिटी और मोलैरिटी के रिश्ते वाले क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखिए डेंसिटी कितनी दी है 1.15। डेंसिटी के लिए कभी टेंशन ना लिया करें, यही डेंसिटी डालना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर ml। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन वो तो हमें बताना है, माइनस 1 अपॉन मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे बताओगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 120 ग्राम, इसका मोलर मास है 60, तो मास अपॉन मोलर मास क्या बन जाएगा, मोल, मोल पर केजी, 1000 ग्राम मतलब 1 kg, तो मोलैलिटी आ गई, मोलैलिटी तो पहले ही पता चल गई, मोल पर केजी 2, तो यहाँ 2 डाल दीजिए। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज 60 डिवाइडेड बाई 1000। बस अब इसे आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे बड़ा प्यारा सा कैलकुलेशन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, आंसर बन जाएगा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट बस वो रिलेशन ध्यान रखोगे, काम बन जाएगा। 31 नंबर में हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg, कितना मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 1 kg बन जाएगा। आइए देखते हैं, देखो भैया अगर तुम जानते हो एक इलेक्ट्रॉन, उसका जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास। अच्छा तो फिर 1 kg के लिए कितना होता है, तो ये बन जाएगा अपना 1 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻³ अगर 1 kg में पूछे कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, मतलब कितने रियल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने पास। अगर 1 kg चाहिए तो
1 kg मास चाहिए तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो मोल चाहता है, मोल। तो हम क्या करें, हमें पता है कि आखिर हम इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया है, लेकिन वो चाहता नहीं इतने नंबर नहीं, इसको मोल में बदलो। तो कोई चीज़ को मोल में बदलना हो ना तो उसको ऐसे देख लेते हैं कि अगर वो हमारे पास इतना हो जाए 6.022 इंटू 10⁻23, अगर कोई चीज़ इतनी हो जाए तो वो 1 मोल के बराबर हो जाती। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं मोल में बनाना कि वो x है, तो बताओ कितना होगा, तो 1 इसके उससे डिवाइड कर देना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसे डेटा बनेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा कि अगर वो x है तो कितना मोल होगा, इतना। तो अब हम बोलेंगे देखो ये इतना नंबर है, इतने को अगर हमें बनाना है किसमें, कितना बनेगा ये हमारे पास ये डेटा मोल में, तो हम बता सकते हैं इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मोल के बराबर होंगे। x कोई चीज़ होगा तो वो इतना मोल के बराबर होगा, तो ये इतना है तो कितने मोल के बराबर होगा, इसी में जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6.022 वाला डेटा इंटू 10⁻23, इतना मोल बन गया इलेक्ट्रॉन का।